हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी। BEGS 185 जो हमारा कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, उसकी सेकंड यूनिट हम देखते हैं द अनरीच्ड लर्नर। देखो, सबसे पहले तो हम इसी डेफिनेशन पे ही चलते हैं कि अनरीच्ड जो लर्नर है फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या है। तो अनरीच्ड और इसको हम अनप्रिविलेज लर्नर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है ये वो डिसएडवांटेज सेक्शन है, या अब बात करें सोसाइटी में वो लोग जो इकोनॉमिकली, सोशली और जियोग्राफिकली बैकवर्ड हैं। किसी भी कारण से अगर हम बात करें, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखे। इकोनॉमिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, और जियोग्राफिकल रूप से जो भी पिछड़े हुआ जो वर्ग है उसको हम बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड या फिर अनरेज्ड। ठीक है। अब दूसरी चीज़, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये जो लोग होते हैं, मीन्स अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखो, हम जो कोर्स कर रहे हैं अपना इंग्लिश वाला, तो सिंपल सी है, हमारा जो टास्क है वो यही है कि इनको लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये बेहतर जो लर्नर के अंदर जितनी स्किल्स होनी चाहिए, जितना उसको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, उतनी वो नहीं हो पाती, उतनी स्किल्स इनमें डेवलप नहीं हो पाती। तो ये एक बेसिक सा पहले हमने देखा कि अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं उसका क्या मतलब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं, तो व्हाट मेक्स देम, कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो इनको अंडर प्रिविलेज्ड करती हैं। तो सबसे जो पहला कारण है फ्रेंड्स, वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी एक इम्पोर्टेंट, इनका एक मेजर कॉज है जो इनके बैकवर्डनेस के पीछे है। दूसरा, देखो अगर क्या है, अभी अगर हम बात करें, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, थोड़ा अपर मिडल हैं या रिच हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, जैसे ऐसे खिलौने ला के देंगे उनको, स्टोरीज़ बुक ला के देंगे, और बहुत सारी चीज़ें उनको वो प्रोवाइड करेंगे। उनके पास बेटर फूड होगा, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चे को। ये जो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसकी हेल्थ को भी फ़ायदेमंद तो उसके लिए होगा ही बच्चे के लिए, लेकिन जो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, मेंटली जो स्किल्स हैं, वो भी उसकी इम्प्रूव होंगी। लेकिन पॉवर्टी के कारण क्या होता है, इन लोगों में ये जो सारी चीज़ें हैं ये पिछड़ जाती हैं। तो मैंने कहा उनको वो एटमॉस्फेयर भी नहीं मिल पाता, इसके अलावा उनको जो फूड है, तो फूड से जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो ये पॉवर्टी एक इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। हिस्ट्री इस चीज़ की गवाही देता है कि हमें ऐसे पढ़ने को भी मिलता है, आपने देखा होगा कि वर्ण सिस्टम या अदर जो चीज़ें हैं सोसाइटीज़ में, वो हमेशा से प्रीवेल करती हैं। आज भी आपने देखा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉइटेशन, वो रूट लेवल पे, गांव लेवल पे वो सब देखने को हमें मिलता है, चाहे इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन होता है। और उसी के चलते फिर ये जो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिसएडवांटेज। देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। अगर मैं कंपेयर कराऊँ आपसे अर्बन के जो स्कूल हैं और गांव के जो स्कूल्स हैं, तो उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्बन जो स्कूल्स हैं वो एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, वो आपको बेहतर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपको वो आपकी स्किल्स पे ध्यान देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो उस पर ध्यान देते हैं सिटी अर्बन के जो स्कूल। लेकिन अगर मान लो कोई दूर दराज, कोई पहाड़ों में कोई स्कूल है, कोई और गांव में जो स्कूल है, तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, और उसका जो फिर जो रिज़ल्ट है वो आपका क्या, किस फॉर्म में आएगा, ऑफकोर्स लर्निंग में आप फिर से पिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट है कल्चरल डिसएडवांटेज, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्लम डिवेलर्स जो लोग हैं, ट्राइबल जो लोग हैं, तो वो भी एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं। तो ये कल्चरल जो डिसएडवांटेज है, ये भी उनको अंडर प्रिविलेज्ड बनाती है। तो ये जो जितने पॉइंट मैंने आपको बताया, ये वो पॉइंट्स हैं कि कौन से ऐसी जो चीज़ें हैं जो उनको अंडर प्रिविलेज्ड बनाती हैं। तो वो है पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन डिसएडवांटेज, और कल्चरल डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर, कि ये जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कि ये जो लर्नर्स होते हैं इनके केस में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि ये जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर होते हैं, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो लो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमें इनमें देखने को मिलती है। और इसके जो पीछे कारण है वो मैंने आपको बताया कि उनको जो बचपन में
जो जितनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, जो उनको एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए था, जो उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए था, जो पेरेंट्स से उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो खुद, उनके जो पेरेंट्स हैं वो या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या वो खुद में गरीब हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो लो कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलती है अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर के केस में। और वो फिर आपका, चाहे वो स्पीकिंग पार्ट हो, रीडिंग पार्ट हो, राइटिंग पार्ट हो, और चाहे वो लैंग्वेज को लर्निंग से रिलेटेड कोई अदर चीज़ हो, इन सभी चीज़ों में ये लोग पिछड़े हुए मालूम पड़ते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके केस में वो है पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। देखो, क्योंकि इनका जो माहौल, देखो आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वहाँ पे वो है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम यहाँ पे सीखें, या इन द सेंस सीखें इन द सेंस कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है ना अपना। तो हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है आपका इन्वायरमेंट। अगर आपको अभी यूके में भेज दिया जाए, अगर आपको ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपको भेज दिया जाए, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपसे टूटी फूटी इंग्लिश में सही, लेकिन आप बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी क्या है, आसपास क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं है, अगर हम बोलते भी हैं तो सामने वाला हंसेगा, उस डर के कारण भी हम नहीं बोल पाते। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक गैप है, चाहे वो कई बार टीचर जो हैं वो भी आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो कहने का मतलब जो लैंग्वेज एबिलिटी जो है उसमें ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो पुअर लैंग्विस्टिक एबिलिटी, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर के केस में। नेक्स्ट है लो सेल्फ स्टीम। इन लोगों में ये देखा जाता है कि इनका जो विश्वास होता है खुद के ऊपर वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी नेगेटिव एटीट्यूड्स इनका रहता है, और इसके कारण भी ये जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पाते। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट गैप। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो आप क्लासरूम में अभी अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। मीन्स आप ध्यान से सुने सबसे पहले तो, और उसके बाद एक बार आप रीड भी करें उसको। तो अगर आप ये दोनों प्रोसेस करेंगे, आपने सुना ध्यान से, फिर आपने खुद से पढ़ा, तो क्या होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मीन्स मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं पूरे लेक्चर में सिर्फ बकवास कर रहा हूँ और आपको कोई पॉइंट्स और कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, तो आप भी क्या करेंगे, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो इन्वॉल्वमेंट जो गैप है ना, वो इनमें देखने को मिलता है। और उसके जो पीछे कारण है वो दो तीन कारण है। पहला तो मैंने कहा, टीचर भी कम इंटरेस्ट लेते हैं, टीचर पहले बोलते हैं कि आपसे तो होगा ही नहीं। दूसरा जो कारण है, ये जो लोग पढ़ते हैं ना, जैसे इंग्लिश की कोई स्टोरीज पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो इनको लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया की चीज़ें हैं जो हमसे रिलेटेड तो है ही नहीं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी जो पृष्ठभूमि है, ये जहाँ से आते हैं वो थोड़ी अलग दुनिया है। तो ये जो गैप है ना, ये जो एक अपने आप को वो अलग सा महसूस करते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट गैप भी इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पुअर एबिलिटी रीड एंड राइट। अब लैंग्वेज पे आप ध्यान ही नहीं है आपका, या फिर आपको वो जो एटमोसफेयर है वो नहीं मिला, इन्वॉल्वमेंट आपका प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या होगा उसका रिजल्ट। अभी आप अच्छे से अगर सुनेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, तो एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आप लिखना और आप भूल ही जाएँ, आपको ना तो चीज़ें याद आने वाली, ना आप वहाँ पे लिख पाएंगे। तो पुअर एबिलिटी टू रीड एंड राइट भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनके केस में। फिर हमने जितना भी देखा, ये सारे जो मैंने आपको बताया वो कैरेक्टरिस्टिक हैं। वापस से चलते हैं कि अंडर प्रिविलेज जो लर्नर है उनके केस में क्या देखने को मिलता है। तो मैंने बताया कि लो कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती है उनके अंदर, पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लो सेल्फ स्टीम, इन्वॉल्वमेंट गैप और पुअर एबिलिटी टू रीड एंड राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बस समझना है कि इन सब के बावजूद एक चीज़ है जो उनकी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उनकी वो जो स्ट्रेंथ है वो है इमोशनल मैच्योर होते हैं ये इमोशनली, और इनमें हायर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बचपन से ही गरीबी देखी है, वो इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। तो हायर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला, और दूसरा इमोशनली ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, और इन स्ट्रेंथ को अगर थोड़ा सा शेप दी जाए, मीन्स जो अदर जो पार्ट है उस पर अगर काम किया जाए, तो इंटरनली तो ये बहुत मजबूत होते ही हैं। बस बाहर से अगर आपने वो प्लेटफॉर्म, अगर वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, तो ये बहुत बेहतर लर्नर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हमारा अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखो, अगर यहाँ पे दो डाटा दे रखे हैं, एक तो महाराष्ट्र के एक स्कूल के वहाँ पे सर्वे किया, और उसमें पाया गया कि 30% से कम स्टूडेंट ऐसे हैं 6 से 14 ईयर के एज के बीच में, जो बेसिक जो रीडिंग राइटिंग और कुछ जो कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशंस, वो भी वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये कितनी शर्म की बात है, आप सोच के देखो। मीन्स अराउंड 70% जो है वो तो मतलब आप समझो कि ढंग से उनको पढ़ना तक नहीं आ रहा है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी एक चिंता की बात है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, एक और डाटा है वो ये है कि 4 आउट ऑफ एवरी 10 चिल्ड्रन, 10 में से 4 स्टूडेंट जो हैं वो अपनी प्राइमरी स्कूल्स एजुकेशन को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे पहले ड्रॉप आउट में स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये एक डाटा के रूप में आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर हम बात करें कि हिस्ट्री अगर इन लोगों की देखना हो तो अंडर प्रिविलेज, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे, चाहे वो अफ्रीका में देख लो, चाहे आप अमेरिका में देख लो, पूरी दुनिया का अगर हम उठाएं तो 3 उसको स्टेजेस में हम बांटते हैं, आइसोलेशन, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन। देखो, आइसोलेशन का मतलब होता है, पहले भी अमेरिकन स्कूल्स या अमेरिका वगैरह में क्या होता था, जो ब्लैक होते थे ना उनके लिए अलग से स्कूल होते थे, और जो वाइट होते थे उनके लिए अलग स्कूल होते थे। तो यहाँ ये जो आइसोलेशन है, ये जो ऐसे मीन्स गरीब या जो मैंने कहा जैसे ट्राइबल पीपल हैं, अपने यहाँ पे जब अम्बेडकर जी थे तो देखो उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, उनको स्कूल्स में बाहर बैठना पड़ता था, और इसके अलावा संस्कृत भी उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया था। मीन्स जो टीचर थे, प्रोफेसर्स, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उससे संस्कृत जो है वो अपवित्र हो जाएगी। तो ऐसा भी भेदभाव उनके साथ हुआ है, और ये तो बिल्कुल हिस्ट्री है, ये फैक्ट है, ये हमें बिल्कुल ये चीज़ें आपकी मेंशन है काफ़ी टेक्स्ट बुक में भी कि अम्बेडकर जी को कितनी प्रॉब्लम्स का उनको फेस करना पड़ी, कितनी प्रॉब्लम्स। तो आइसोलेशन है, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि आइसोलेशन जो है कि ऐसे जो कास्ट को लेके और जो अमीर गरीब को लेके, तो वो जो चीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमें हर जगह देखने को मिलती है। तो पहले वो चीज़ें आइसोलेट थी कि अमेरिका का जो मैंने एग्जांपल दिया कि सेपरेट स्कूल होते थे वहाँ ब्लैक के लिए और सेपरेट स्कूल होते थे इसके वाइट के लिए। तो ये जो चीज़ है सबसे पहला जो फेज़, तो वहीं से एक जो गैप है, एक जो आपका जो दूरी है वो बनती चली गई। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है चीज़ों को थोड़ा जोड़ना, मिलाना। तो उसके तहत क्या है कि सरकार ने फिर बाद में या अदर लेवल पे जितने भी जो कंट्रियाँ थी उन्होंने अपने अपने लेवल पे काम करना स्टार्ट किया, और उसके तहत ये है कि जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं उनको साथ में ही ये जो प्रिविलेज्ड जो लर्नर होते हैं उनको सेम स्कूल सेम उसमें एडमिशन दिया गया, और कोशिश की गई कि इनको साथ में लाया जाए, मिलाया जाए। और अभी राइट टू एजुकेशन के तहत हमारे यहाँ पे एक प्रोविज़न भी है जिसमें 25% जो सीट है वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए आपको रखनी है। किसमें? जो ये महंगे स्कूल्स होते हैं उनमें 25% सीट। लेकिन देखो इसके भी दो इम्पैक्ट, दो नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली हैं। पहला तो ज़्यादातर लोग, गरीब लोग उसमें जाते ही नहीं, ये जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर है वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ की दुनिया इनको बिल्कुल अलग लगती है। क्योंकि वहाँ सारे जो हैं अमीर लोगों के जो बच्चे हैं तो वो बहुत सारा पैसा भी उनके पास है, या मान लो उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत काफ़ी वो इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से ही उनको ऐसा माहौल दिया जाता है, तो ये अपने आप को वहाँ पे बहुत छोटा महसूस करते हैं, तो स्कूल ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लेता भी है तो जनरली वहाँ पे उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है, और करप्शन भी बहुत देखने को मिलता है कि जो सीट हैं ये जब खाली रहती हैं स्कूलों में, जो या 25% जो सीट की बात की गई, तो इसमें अमीर लोग ही गरीब का कोटा, मतलब गरीब दिखा के खुद को, और वो एडमिशन अपने बच्चों का दिलाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एसिमिलेशन की ऐसा कुछ किया गया है जिसके तहत जो पहले जो आइसोलेशन था उसको कम करने की कोशिश की गई। थर्ड जो स्टेज है वो है इंटीग्रेशन। उसके तहत क्या है कि अभी अगर हम बात करें थर्ड फेज़ में, तो एक अटैम्प्ट किया गया है, कोशिश की गई है कि जो इनकी जो लैंग्वेज है, इनका जो कल्चर है उसको भी प्रिजर्व किया जाए, और इनके लैंग्वेज और कल्चर के प्रति भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए, जिससे कि इनके अंदर एक ये भाव पैदा हो कि नहीं, हम जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो गलत बैकग्राउंड नहीं है, वो भी अच्छा बैकग्राउंड है, और ताकि इनका जो खुद के ऊपर जो सेल्फ स्टीम है, खुद के ऊपर जो इनका कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। तो ऐसे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। 3 स्टेजेस हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की कुछ इंटरवेंशन की सरकार ने क्या किया और कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे इन लोगों को और बेहतर हम उसमें शामिल कर सकते हैं, मीन्स इन लोगों को हम बेहतर लर्नर बना सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें सरकार ने की हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो कोठारी जो कमीशन है उसने अपनी एक रिपोर्ट में बोला था कि जो नेबरहुड जो स्कूल हैं पास में, जैसे आंगनबाड़ी स्कूल्स और जो नेबरहुड स्कूल्स हैं वो ओपन किए जाएं, ताकि वहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर से हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, वहाँ पे बैठ के आपको आप पढ़ें, और एक बेसिक जो शिक्षा है वो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे, जैसे 3.5-4 साल का जब बच्चा एक बार जाता है, आज के दिन वो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले अगर हम समझें तो वो वैसा ही सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी। कोठारी कमीशन ने इसके बारे में बोला, ये ध्यान रखें आप।
बाद में अगर मैं बात करूँ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी देखो 2020, उसमें भी इस चीज़ पे जोर है, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर है। अभी आप देखो प्ले स्कूल्स में ऐसे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ कितनी सारी एक्टिविटी होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं ताकि कोग्निटिव जो स्किल्स हैं आपकी इम्प्रूव हों। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, ये बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं जो सरकार ने स्टार्ट किए जिससे इन लोगों को आप बेहतर बना सकें। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि कुछ और तरीके हैं जिसके तहत हम अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं उनके केस में बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहला है कि करिकुलम। इसमें क्या है कि इसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं। सजेशन ये है कि जो टॉपिक है उसको इंटरेस्टेड बनाया जाए, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो लाइफ है इन लोगों की, उनको भी रिफ्लेक्ट किया जाए ताकि उनको पढ़ने का मन हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ बायसनेस अगर देखने को मिलती है जो एक अमीर गरीब या किसी कास्ट को लेके, तो उसको ख़त्म करने की बात की गई है इसके तहत कि मीन्स बुकों में ऐसा कुछ ना हो जिससे बच्चे को पढ़ते दौरान ऐसा महसूस हो कि नहीं हम तो अलग हैं और ये जो लोग हैं वो अलग हैं। इसके अलावा ट्राइबल जो आर्ट है, उनका कुछ स्टाइल है, उसको रिप्रेजेंट किया जाए, स्कूलों में ऐसे एक्टिविटीज़ कराई जाए जिससे जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, अदर जो स्टूडेंट, वो भी इन इन चीज़ों को जाने और ये जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर है उनको भी अच्छा लगे कि हाँ हमारी जो चीज़ें हैं उसको भी सिखाया जा रहा है। तो ये करिकुलम में आपको चेंजेस करने होंगे जिससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। दूसरा जो है वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे लर्नर जो है ना, तो उसको राइटिंग और जो रीडिंग मींस जो उसको इंटरेस्ट है जिस भी चीज़ में, उससे रिलेटेड उनको बुक प्रोवाइड किया जाए, डिस्कशंस और एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाए क्लासरूम में। इसके अलावा उनको इनकरेज किया जाए कि आप बोलिए, बेशक से आप चाहे गलत बोलिए, आप गलत लिखिए, लेकिन राइटिंग स्किल्स, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसके ऊपर काम किया जाए तो वो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो टीचिंग मेथड्स में भी हमें नए नए इनोवेशन वो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन प्रोसीजर। देखो पहले क्या होता था कि पेन पेपर ही बस एक क्राइटेरिया माना जाता था, लेकिन अभी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पे अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी जोर देती हैं। उसमें आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपकी एक्टिविटीज़ होंगे, उन एक्टिविटीज़ के भी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि इवेल्युएशन जो प्रोसेस है उसमें अगर हम न्यू चेंजेस करेंगे और एक्टिविटीज़ के भी, असाइनमेंट के, ऐसे अलग अलग जो चीज़ों को हम मार्क्स उनके देंगे तो उससे क्या होगा, हर स्टूडेंट को एक बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, डिबेट में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वहाँ के मार्क्स जो हैं तो वो इसको इनकरेज करेंगे कि हाँ यार मैं भी ऐसे मतलब एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो ये एक है कि आप इवेल्युएशन जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और बेहतर और फ्लेक्सिबल बनाएं। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि स्टार्टिंग में आप ऐसे जो लोग होते हैं अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको थोड़ा सा टेस्ट में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं। उनकी जो खुद की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में पेपर प्रोवाइड करा सकते हैं या थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं कि आप जो है उस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है एजुकेशन थ्रू द लैंग्वेज एंड डायलेक्ट ऑफ द अंडर प्रिविलेज लर्नर। जो एजुकेशन है इन लोगों को वो रीजनल लैंग्वेज, देखो हमारे यहाँ पे 3 जो लैंग्वेज फार्मूला यूज़ होता है कि एक रीजनल लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक कोई भी अदर लैंग्वेज। तो सेम है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि हमें जो सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है वो रीजनल लैंग्वेज, एक तो क्योंकि उसी में मेंटल जो आपका जो स्ट्रेंथ है, आप बचपन में जो सीखते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा सीखते हैं। और दूसरा है इंग्लिश, कि उसको स्टार्टिंग से ही आपको स्पीकिंग के ऊपर और राइटिंग के ऊपर जोर देना होगा। तो वहाँ पे जज ना करें, उसको बोलने दें, कोशिश करें, ताकि या फिर क्लास में एक ऐसा माहौल बनाएं जिसके तहत जो बच्चे हैं वो खुल के अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये है कि एजुकेशन थ्रू द लैंग्वेज एंड द डायलेक्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर। इसके अलावा टीचर्स प्रिपरेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नए नए इनोवेशन लाए वो अपनी टीचिंग्स में, नए नए कॉन्सेप्ट बहुत सारे एग्जाम्पल दे के वो समझाए। इसके अलावा जो बायसनेस अगर किसी मटेरियल में है उसको रिमूव करें, और जो राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल्स, उसके ऊपर जोर दें, टॉपिक को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाए। और इसके अलावा हमने देखा था जो फर्स्ट यूनिट हमने की थी इससे पहले, उसमें हमने देखा था नो द लर्नर। तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लर्नर जो है उसको, अपने स्टूडेंट्स को समझे कि कौन किस बैकग्राउंड से आया है और सभी को एक इक्वल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करे, रिस्पेक्ट दे सभी को एक वो माहौल, एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करे जिसके तहत वो जो बच्चा है किसी भी कारण से जो पीछे है वो भी आगे बढ़ सके। तो ये टीचर प्रिपरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। अब ये जो टॉपिक है स्पेशल फोकस कर रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अंडर प्रिविलेज लर्नर को हम कैसे सिखा सकते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, क्यों सीखना चाहिए उनको। तो सबसे पहले तो इंग्लिश उनको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, लिंक के रूप में काम करती है। क्योंकि अगर मान लो हम किसी चाइनीज़ से, या इवन चाइनीज़ छोड़िए, आप अपने ही देश में आ जाएं, कन्नड़ से किसी तमिल पर्सन से बात करते हैं, हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लिंक के रूप में काम कर सकती है। दूसरा जो है कि ये जो लैंग्वेज है गेटवे है, एक तरीके से रास्ता खोलती है आपको, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में इंग्लिश के थ्रू ही आपको मिलेंगी फिर। तो इसलिए इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात कि ये जो लोग हैं अंडर प्रिविलेज जो लर्नर होते हैं, इनको प्रॉब्लम कहाँ फेस्ड होती है इंग्लिश के केस में। सबसे पहला है जी फियर। इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनको ये लगता है ये जो लैंग्वेज है ये तो काफ़ी अमीर लोगों की है, ये तो शायद कुछ अलग दुनिया से ये लैंग्वेज आई है। और खुद का जो उनका बैकग्राउंड होता है वो, क्योंकि ना तो उनको वो आसपास वो लोग बोलते हैं, उनके घर पे भी इंग्लिश नहीं बोलते, उसके आसपास भी कोई लोग नहीं बोलते, तो उनको जो फियर है ना, ये जो डर है, ये इंग्लिश के प्रति उनको बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके कारण ये इंग्लिश जो लर्निंग है इनकी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है कि इनकी जो रीडिंग स्किल्स होती हैं और लैंग्वेज का जो लोड, एक तो ये लोड भी बहुत लेते हैं लैंग्वेज का, कि हाँ मतलब इनको पहले से ही मन में है कि यार ये बहुत शायद हैवी लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। और दूसरा मैंने कहा कि क्योंकि बचपन में और एक आसपास इन्वायरमेंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखें एक पढ़े लिखे जो फैमिलीज़ होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही ना सेंटेंस फॉर्मेशन, ऐसे ग्रामर नहीं सिखाते, लेकिन वो जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू, ठीक है, जस्ट टेक दिस थिंग, कुछ भी ऐसे छोटे 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 आइटम्स जो है वो उनको बोलना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चा सीखता है। लेकिन इस केस में अंडर प्रिविलेज और लर्नर के केस में है वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनके अंदर जो लैंग्वेज का जो डर है, बोझ जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा जब वो लैंग्वेज पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है उनके है कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन। क्योंकि उनकी खुद का कल्चर, उनका जो खुद की जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड, या उनसे रिलेटेड उनके कोई हीरोज़ रहे होंगे, या उनकी कोई स्ट्रेंथ रही होगी, जैसे कोई आर्ट हमने देखा, जैसे ट्राइबल की आर्ट, उनका कोई और ऐसे लाइफ स्टाइल, तो वो इन बुकों में पढ़ने को कहीं मिलता नहीं। तो इनको एलिनेशन, इनको लगता है कि नहीं हम बिल्कुल अलग हैं और ये जो चीज़ है, ये जो लैंग्वेज है बिल्कुल अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है उनका कि जिसके तहत ये इंग्लिश से दूर भागते हैं। फिर नेक्स्ट एक और कारण है वो है टीचर की। टीचर भी कई बार ना इनका जो इनको मोटिवेट नहीं करते। टीचर पहले इनको बोल देते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीचर, ये भी एक कारण है जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अब नेक्स्ट फिर आता है सजेशन कि कैसे इनको हम बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो भाई मॉनिटरिंग करो। आप जो लर्नर है ना, आप उनको क्या करो, आप ऐसे टॉपिक दो, ऐसे प्रोजेक्ट्स दो जो कि इंटरेस्टिंग हो, उनको इनकरेज करो, एक सोशल इमोशनल उनको सपोर्ट दो, ये सारी चीज़ें। और ये कब होगा, जब आप मॉनिटर करेंगे, जब आप पहले समझेंगे, आप नो द लर्नर, आप पहले अपने लर्नर को जानेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को आप इंट्रोड्यूस करिए। मीन्स आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप अलाउ करिए। आप बोलिए कि क्लास में आप डिबेट कर सकते हैं, आप डिबेट कराइए, आप क्वेश्चन पुट करने का उनको स्पेस दीजिए। अगर वो गलती करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उनको इनकरेज करिए कि आप बोलिए। तो इंट्रोड्यूस टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे जोर देना होगा इनके केस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट टॉपिक, जब आप पढ़ाएंगे इनको तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग्स में भी कुछ बात की थी ऐसे कि उनको ऐसी बुक, ऐसे टॉपिक पढ़ने के लिए दिए जाएं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो, नो डाउट जो सब्जेक्ट हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज कि ज़रूरी थोड़ी ना आप इंग्लिश लैंग्वेज जो सीखेंगे वो हिस्ट्री की बुक पढ़ के ही सीखें, या फिर आप ज्योग्राफी या पॉलिटी की बुक पढ़ के ही सीखें। नहीं, आपका जो इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उस केस में कह रहा है जो टीचर है जो इंग्लिश सिखा रहा है ना, तो वो एक्स्ट्रा कुछ रीडिंग के लिए भी दे कि भाई ठीक, आपका जो इंटरेस्ट है ना, आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करिए, उस पर आप डिबेट करिए, या उस पर कल आके आप क्लास में प्रेजेंटेशन दीजिए। तो ऐसे जब आप माहौल देंगे, वो रेलिवेंट टॉपिक्स जब आप उसको सेलेक्ट करने की छूट देंगे, तो उससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस आएगा और वो बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो है वो है एडुकेट स्कैप फोल्डिंग एंड स्पोर्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो भी नेसेसरी स्पोर्ट है, जो भी असेंशियल जो स्पोर्ट बन सकता है, चाहे वो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, चाहे आप फाइनेंशियली कोई अगर हेल्प कर सकते हो, या आप उनको बुक दे सकते हो, या फिर आप उनको उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सकते हो, आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो। मतलब जितने भी
आपके सपोर्ट आप उनको कर सकते हो वो आप करें। उस प्रोसेस के थ्रू भी ये जो लोग हैं बहुत अच्छे से फिर चीज़ें सीख जाएंगे। और मदर टंग जो है वो तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्टार्टिंग की जो एजुकेशंस है। लेकिन फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे ये मानना है, एक पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि मदर टंग हम स्टार्टिंग में जो जोर ज़रूर देते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि मदर लैंग्वेज पे ही फिर हमारी कमांड हो जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज से हम डरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा पर्सनली सजेशन ये है यहाँ पे कि मदर जो टंग है आपकी, उसमें आप जितना उस पर जोर देते हैं ना, उतना ही आपको इंग्लिश के ऊपर भी स्टार्टिंग से ही जोर देना होगा। ठीक है, आपको जो 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 टीचर्स हैं उनको आपको इनकरेज करना होगा। आपको रीडिंग बचपन से, ये पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को भी समझाना होगा कि आप अपने बच्चों को छोटी छोटी पोएम बुक्स, जो स्टोरीज बुक हैं, वो बचपन से ही दें पढ़ने के लिए, इंग्लिश में खासकर। तो उससे क्या होगा, जो दोनों लैंग्वेज हैं वो पैरेलल, एक जो पटरी होती है ना, जैसे ट्रेन उस पर दौड़ती है, तो ऐसे पटरी एक बन जाएगी। तो आपकी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों पे आपकी कमांड स्टार्टिंग से उसको लेके चलना होगा। हम सोचते हैं कि इंग्लिश बाद में सीखेंगे वो, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता। और उससे का कारण क्या है, फिर एक डर और लगने लग जाता है। सबसे बड़ा एक और कारण है कि हम ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज को हम जब इंग्लिश सीखेंगे तो ट्रांसलेट करेंगे माइंड में। और ये जो ट्रांसलेशन जो है ना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बोलते टाइम, लिखते टाइम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे सामने। और इसीलिए फिर हम बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो पैरेलल इनको लेके चलना होगा। तो ये अगर चीज़ें करेंगे तो आप बेहतर जो अनप्रिविलेज जो लर्नर हैं आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वेरियस मेथड हमने देखे कि दैट हाउ टू हेल्प द अनप्रिविलेज लर्नर टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी यूनिट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल क्रीम नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो वो आपको बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ₹10 पर यूनिट के हिसाब से। थैंक यू सो मच।